हेलो एवरीवन, द स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लूसेंट का प्राचीन इतिहास से, जो कि लूसेंट में बॉक्स दिया हुआ है, उससे आज हम 10 टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करेंगे, जो कि क्विक रिवीजन के लिए बिहार एसएससी सचिवालय सहायक और बीपीएससी 68 पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ में दरोगा और बिहार पुलिस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। मैंने सोचा कि कुछ नया टॉपिक आप लोगों के लिए लाया जाए, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिफिनिट मिलेगा यहाँ से। तो चलते हैं, हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हैं। आज है मेरा पहला टॉपिक है कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक को हम लोग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को हम करेंगे इसमें कवर। ट्रेसियस, जो कि ईरान का राजवैद है, इतना ही देखना है बस। पूछता है क्वेश्चन कि ट्रेसियस कहाँ का है, तो ईरान का राजवैद है। और है आपका हेरोडोटस, जो कि भारतीय इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और उसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जो कि भारत और फारस ईरान के संबंध का वर्णन मिलता है। और नेक्स्ट है आपका कि सिकंदर के साथ आने वाला लेखक कौन कौन सा था, तो निर्याकस था, आनेसिक्रिएटस था और ओरिस्टियोबुलस था। आपका जल सेनापति निर्याकस था, सिकंदर के साथ जो आया था। थोड़ा सा नॉइज़ का प्रॉब्लम होगा वीडियो में, इसलिए हम इसके लिए सॉरी। चलते नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायमेकस, जो कि सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। मेगास्थनीज जो है, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्ययुगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा था। नेक्स्ट है आपका डायमेकस, ये सीरिया नरेस एंटियोकस का राजदूत था, जो कि बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका डायोनीसियस, या मिस्र नरेस टोल्मी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया हुआ था। नेक्स्ट है आपका टोल्मी जो है, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम का पुस्तक को लिखा था। और नेक्स्ट है आपका प्लिनी, जो कि 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नाम का पुस्तक लिखा था। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि का बारे में विवरण मिलता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डायनोसियस, जो कि यह मिस्र नरेस टोल्मी फिलाडेल्फस का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। और टोल्मी जो है, ये 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नाम का पुस्तक लिखा था। नेक्स्ट है आपका प्लिनी, इसने 1म शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखा था, जो कि भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ आदि के बारे में विवरण मिलता है। नेक्स्ट है आपका पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक का लेखक के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह लेखक जो है करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। पूछता है कि ये लेखक हिंद महासागर की यात्रा पर कब आया था, तो 80 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आप चीनी लेखक देख लेते हैं। तो फायान जो है चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। पूछता है, सीधा क्वेश्चन पूछता है कि फायान जो है किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यह अपना विवरण जो है मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया, और ये 14 वर्ष तक भारत में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि संयुगन भारत कब आया था, तो 518 ईस्वी में संयुगन भारत आया था। इसने अपनी 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्ति को एकत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेनसोंग, ये तो और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। वेनसोंग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था।
नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन को फिर से हम लोग देख लेते हैं। वेनसोंग या हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसोंग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम ये भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा और भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 645 ईस्वी में चीन लौट गया और वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन करने के लिए आया था और भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, हर्षवर्धन के अनुसार सिंध का राजा क्षुद्र होता था और वेनसोंग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। वेनसोंग बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव का भी प्रतिमा का पूजन किया था। नोट में देखिए कि वेनसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है इत्सिंग, जो कि 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपनी विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इत्सिंग जो है किस किस विद्यालय में इसने अध्ययन किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और अपने समय के भारत का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका अरबी लेखक अल-बिरूनी या मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी जो है ना अरबी भाषा में अपना दो कृति लिखा था, किताब-उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद, जिसका अर्थ होता है तहकीक-ए-हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बिरूनी अरबी लेखक था जिसने किताब-उल हिंद और तहकीक-ए-हिंद 2 पुस्तक लिखा था। तहकीक-ए-हिंद का मतलब होता है भारत की खोज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत रहेला पूछता है। सीधा क्वेश्चन पूछता है कि रहेला किसका वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। तो ये है इब्न बतूता का, जो कि मोरक्को यात्री था। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक एवं संस्कृति जीवन के विषयों में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। काजी को ही न्यायाधीश कहा जाता है। 1342 ईस्वी में इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अन्य लेखक में आपका तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कयूअर और तयूंग 2 ग्रंथों की रचना किया था। फिर से एक बार देख ले, तारानाथ एक तिब्बती लेखक है। इसने कयूंगर और तयूंग ग्रंथ लिखा है। नेक्स्ट है मार्को पोलो, जो कि 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्या देश की यात्रा पर आया था और इसने पांड्य देश के अध्ययन के लिए उपयोगी है। हम लोग अब महत्वपूर्ण अभिलेख को देखते हैं। एक तरफ अभिलेख है, एक तरफ शासक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख, ये क्वेश्चन भी आई है। तिथि रहित अभिलेख कौन सा है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसका शासक है कलिंग राजा खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूनागढ़ गिरनार अभिलेख रुद्रदामन। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख गौतमी बलसरी। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। मंदसौर अभिलेख कौन है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन। नेक्स्ट है आपका ग्वालियर अभिलेख कौन है? प्रतिहार नरेश भोज। नेक्स्ट है आपका भित्री एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देवपारा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोट में आपका दिया हुआ है
कि अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली जो है नागर शैली कहा जाता है। उत्तर भारत के मंदिरों की कला शैली को नागर शैली और दक्षिण भारत के कला शैलियों को द्रविड़ शैली, और दोनों शैलियों के मिलन को क्या कहा जाता है, तो बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित है या एक हिंदू मंदिर, तब पंचायतन शैली कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण देख लीजिए आप लोग। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में मध्य प्रदेश में पड़ता है। ब्रह्मेश्वर मंदिर जो कि भुवनेश्वर में पड़ता है। लक्ष्मण मंदिर जो कि खजुराहो में पड़ता है। और लिंगराज मंदिर कहाँ भी पड़ता है, ये बहुत बार पूछा जाता है, भुवनेश्वर में। दशावतार देवगढ़ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ है, तो खजुराहो में है। ब्रह्मेश्वर मंदिर कहाँ है, तो भुवनेश्वर में है। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, खजुराहो में। लिंगराज मंदिर कहाँ है आपका, भुवनेश्वर में। और दशावतार देवगढ़ उत्तर प्रदेश में आपका पड़ता है। और गंडेश्वर मंदिर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सिंधु काल में विदेशी व्यापार, आयातित वस्तुएं और प्रदेश। तांबा कहाँ से प्राप्त होता था, तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से प्राप्त किया जाता था। तांबा कहाँ से प्राप्त किया जाता था, खेतरी बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से, तो कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से। सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो कर्नाटक अफगानिस्तान और ईरान से। टीन कहाँ से, तो अफगानिस्तान और ईरान से। टीन अफगानिस्तान ईरान से। गोमद ये सौराष्ट्र से प्राप्त किया जाता था, VVI है। और लाजवर्त जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त किया जाता था। लाजवर्त मेसोपोटामिया। सोना सीसा ईरान से। सीसा ईरान से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आप लोगों को थोड़ा सा धुंधला दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं, वही कंटेंट आप लोगों को भी बता रहे हैं। देखते हैं सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी और उत्खननकर्ता। वर्तमान में स्थिति इसका क्या है, तो हड़प्पा जो है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। चंद्रद्रो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे है। रोपर कहाँ है, तो रोपर सतलज नदी पर। और लोथल कहाँ है, भगवा नदी पर। बहुत बार पूछा जाता है, ये दरोगा में भी पूछा था। लोथल किस नदी किनारे है, तो भगवा नदी किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे। सुतकांगडोर ये दशक नदी के किनारे है। बनवाली रंगोई नदी के किनारे है। धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है। एक बार फिर से देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, चंद्रद्रो सिंधु नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, कोटदीजी सिंधु नदी, रंगपुर मादर नदी, रोपर सतलज नदी, लोथल भगवा नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, सुतकांगडोर दशक नदी, बनवाली रंगोई नदी, धोलावीरा लूनी नदी। धोलावीरा जो है लूनी नदी पर है, ये गुजरात के कच्छ जिला में पड़ता है। और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में पड़ता है। जो इम्पोर्टेंट है हम उसी को अंडरलाइन कर रहे हैं। रोपर जो है पंजाब का रोपर जिला में है। और रंगपुर जो है गुजरात का काठियावाड़ जिला में पड़ता है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। और चंद्रद्रो जो है ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है। और ये दो बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहनजोदड़ो जो है ना पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िला में पड़ता है। और ये जो है और हड़प्पा जो है पाकिस्तान के मोटगोमोरी ज़िला में पड़ता है। इसमें तो नहीं दिया हुआ, हम बता दिए। हड़प्पा जो है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। और मोहनजोदड़ो का खोज राखलदास बनर्जी 1922 ईस्वी में खोज किया था। और चंद्रद्रो का खोज मैके ने 1925 और NG मजूमदार ने 1931 ईस्वी में किया था। और कालीबंगा खोज अमलालाल घोष 1951 में और BB लाल घोष। और आपका है नेक्स्ट है आपका कोटदीजी का है फजल अहमद। कोटदीजी का फजल अहमद। रंगपुर का रंगनाथ राव। रोपर का है यज्ञदत्त शर्मा। लोथल का है रंगनाथ राव। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा। और आपका है सुतकांगडोर का है ऑरेल स्टाइन। और नेक्स्ट है आपका बनवाली का है रविंद्र सिंह बिष्ट, जो कि 1974 ईस्वी में स्थापना किया था।
खोजा था, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ। कुंभ जो है कुर्रम आधुनिक नाम है, एक तरफ प्राचीन नाम दिया है, एक तरफ आधुनिक नाम। तो कुंभ का कुर्रम हो गया, कुंभा का काबुल हो गया, वितस्ता का झेलम हो गया, वितस्ता का झेलम, अस्कनी चुना, प्रोसनी रावी, सदुदित्ती सतलज, विपाशा का ब्यास, सदानीरा गंडक, धृजदती घग्गर, गोमती गोमल, सुवस्तु स्वाद। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऋग्वेदिक देवताओं। एक तरफ देवता और दूसरे तरफ संबंध दिया हुआ है। तो इंद्र का संबंध जो है युद्धों का नेता या वर्षा का देवता भी इंद्र को कहा जाता है। युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता निभाता है। देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता निभाता कौन? अग्नि। नेक्स्ट है आपका वरुण। ये पृथ्वी और सूर्य के निर्माता है। पृथ्वी और सूर्य का निर्माता वरुण। दिन रात का कर्ता भी वरुण को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका धो, जो कि आकाश का देवता धो, जो कि सबसे प्राचीन है। सोम जो है ये बहुत बार पूछा जाता है। वनस्पति देवता सोम। उषा जो है प्रगति और उत्थान का देवता। और अश्वनी ये जो है विपत्ति को हराने वाला देवता। अश्विनी जो है विपत्ति को हराने वाला देवता। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। उषा जो है प्रगति और उत्थान का देवता है। उषा क्या है? उषा प्रगति और उत्थान का देवता है। अश्विन जो है विपत्ति को हराने वाला देवता। पूषण जो पशुओं का देवता है। पूषण पशुओं का देवता है। विष्णु ये विश्व के संरक्षक एवं पालन करता। मारुत ये बहुत बार पूछा गया है। आंधी तूफान के देवता को मरुत कहा जाता है। एक पॉइंट यहाँ पर। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा कहा जाता है और हल रेखा को सीता कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका महाजनपद का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजन में बांटा गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से मिलता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 16 महाजनपद का जानकारी जैन ग्रंथों में किस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग। एक तरफ महाजनपद दिया है, एक तरफ राजधानी दिया है। तो अंग चंपा, मगध का गिरिब्रिज या राजगिरी, काशी का बनारस, वश का कौशाम्बी, बज्जी का वैशाली, विदेही और मिथिला। अंग जो है आपका भागलपुर, मुंगेर बिहार के क्षेत्रों में पड़ता है। मगध जो है पटना, गया बिहार, और काशी जो है बनारस के आसपास उत्तर प्रदेश, और वश जो है इलाहाबाद के आसपास, और बज्जी जो है वैशाली मुजफ्फरपुर दरभंगा के आसपास क्षेत्र। नेक्स्ट है आपका कौशल का राजधानी श्रावस्ती, अवंती का उज्जैन या महेशमती, मल्ल का हो गया कुशावती, महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो है किस महाजनपद में हुआ था? तो मल्ल महाजनपद में हुआ था। पंचाल का है आही छत्र या कंपिल, चेदी का है शक्तिमती, कुरु का है इंप्रस्थ दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली मेरठ के आसपास। मत्स्य विराटनगर, जयपुर राजस्थान, अलवर भरतपुर के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। कम्बोज हाटक रजौली। नेक्स्ट है आपका सुरसेन मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कौशल श्रावस्ती, अवंती उज्जैन या महेशमती, मल कुशावती, पंचाल आहीछत्र या कंपिल, चेदी शक्तिमती, कुरु इंप्रस्थ, मत्स्य विराटनगर, कम्बोज हाटक, सुरसेन मथुरा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अस्मक। ये बहुत वीवीआई है। अस्मक का राजधानी पोटली या पोतन। दक्षिण भारत का मात्र एक जनपद कौन है? तो अस्मक है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर है। अब गंधार है आपका लास्ट। तकसीला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में पड़ता है।
नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उसके प्रतीक चिन्ह। एक तरफ जैन तीर्थंकर का नाम दिया हुआ है और प्रतीक दिया हुआ है, फिर है जैन तीर्थंकर के नाम एवं क्रम और प्रतीक चिन्ह क्या है। तो ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर था, इसका प्रतीक चिन्ह था सांड। दूसरा है अजीत नाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है हाथी। तीसरा संभवनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। और सतमा है आपका स्वास्तिक, स्वास्तिक और जो कि और नेक्स्ट है आपका शांति सोलमा जो कि जिसका है प्रतीक चिन्ह हिरण। फिर से एक बार दे दे ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर जिसका प्रतीक चिन्ह है सांड। दूसरा अजीतनाथ हाथी। तीसरा संभव घोड़ा। फिर देख लेते हैं इधर 18वां आपका मीन नेमी नीलकंठ अरेस्ट नेमी। 22वां जिसका प्रतीक चिन्ह है शंख। 23वां आपका पार्श्वनाथ जिसका प्रतीक चिन्ह है सर्प। और 24वां जो है कि महावीर है। और अंतिम है शुरू का 3 ऋषभ देव अजीतनाथ और संभव और लास्ट में 22 23 और 24 ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम कि 2 जैन तीर्थंकर जिसे ऋषभ देव और अरेस्ट का नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकर का नाम मिलता है? ऋषभ देव और अरेस्ट जो कि अरेस्ट को भगवान श्री कृष्ण के निकट माना जाता है। नेक्स्ट है आपका जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था और इसका अध्यक्ष जो स्थूलभद्र था। और द्वितीय जैन संगीति 6ठी शताब्दी ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। इसका अध्यक्ष था क्षमा शर्मन। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन था? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से था? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म से देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका बौद्ध धर्म में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है जो कि ललित विस्तार में इसका वर्णन मिलता है। एडविन अर्नॉल्ड का पुस्तक में लाइट ऑफ एशिया को विस्तृत वर्णन किया है। नेक्स्ट है आपका जन्म। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो जन्म जो है कमल और सांड का प्रतीक है। जन्म कमल और सांड का प्रतीक है। गिरित्याग घोड़ा, गिरित्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष, ज्ञान पीपल या बोधि वृक्ष। निर्माण है आपका पद चिन्ह, निर्माण है आपका पद चिन्ह। मृत्यु है आपका स्तूप, मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था जो कि नेपाल में पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं हम बौद्ध संगीति हम लोग देख लेते हैं। अब बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासनकाल अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली स्थान था और इसका अध्यक्ष सवाकामी और किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था जिसका अध्यक्ष मोखलीपुत्र तिस्स था और शासनकाल किसका था? अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति था ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी में कुंडलबन कश्मीर में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे और ये हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट है आपका कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। तो हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट वही हम करेंगे। तपो मठ जो है कहाँ है? तो तपो मठ जो है स्पीति घाटी में। पूछता है कि तपो मठ किस घाटी में है? तो स्पीति घाटी में। ये सब क्वेश्चन गौर करके आदमी पढ़ता नहीं है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तपो मठ जो है आपका कहाँ है? तो तपो मठ जो है स्पीति घाटी में है और ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तपो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश स्पीति घाटी में है। हेमिस मठ जो है लद्दाख में पड़ता है। हेमिस मठ लद्दाख में जो कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में ही पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताइए, यहाँ तो जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रूमटेक मठ। रूमटेक मठ जो है गंगटोक, ये सिक्किम में पड़ता है।
रुमटेक मठ जो है गंगटोक सिक्किम में पड़ता है, और तवांग मठ ये अरुणाचल प्रदेश में बहुत बार पूछा गया, और सबसे बड़ा मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में ही तवांग मठ है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका संप्रदाय और संस्थापक। तो आजीवक संप्रदाय का मोखलीपुत्र गोसाल, आजीवक संप्रदाय का मोखलीपुत्र गोसाल, घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप, घोर अक्रियवादी का पूरन कश्यप। नेक्स्ट है भौतिकवादी का है पच्युत कोचायन, भौतिकवादी का है पच्युत कोचायन, और अनिश्चयवादी का हो गया संजय विठलीपुत्र, संजय विठलीपुत्र है अनिश्चयवादी का। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नोट में दिया हुआ है एक क्वेश्चन कि भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितना तिल्लियां हैं, तो 6 तिल्लियां हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रमुख संप्रदाय, मत और आचार्य। तो वैष्णव संप्रदाय का कौन था, तो वैष्णव संप्रदाय का विशिष्टाद्वैतवाद, मत उसका क्या था, विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्मा संप्रदाय का था द्वैत, ब्रह्मा संप्रदाय का द्वैत। रुद्र संप्रदाय का था शुद्धाद्वैत। असनक संप्रदाय का था द्वैत, जो कि इसका आचार्य कौन थे, तो नीलमर्काचार्य थे। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग उसी को किए हैं। नोट में दिया हुआ है अंकोरवाट मंदिर कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था। इस मंदिर में लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु को ये मूर्ति समर्पित है। तो अंकोरवाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। तो इसको किस राजा ने बनवाया था, तो सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, और ये मंदिर जो है 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। ये मेरा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और आप लोग के कहने पर नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पर हम लोग वीडियो बनाएंगे जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का सेशन कैसा लगा, बोलने में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा, इसके लिए दिल से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।